और अभी शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर पार्टी कार्यकर्ता ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की है। जहर खाने के बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगा। देखते ही देखते पार्टी दफ्तर के बाहर हंगामा मच गया, अफरा तफरी फैल गई। खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले कार्यकर्ता का नाम CR गौड़ा है। ये कर्नाटक से लोकसभा के टिकट चाहता था। गौड़ा का दावा है कि उसे लोकसभा टिकट देने का वादा किया गया था, लेकिन अंतिम वक्त में उसका टिकट काट दिया गया। शाम 4:10 पर बीजेपी दफ्तर के बाहर टिकट मांगने वाले इस कार्यकर्ता ने जहर खाया। खुदकुशी करने की कोशिश की खबर जैसे ही फैली, दफ्तर के अंदर से बीजेपी कार्यकर्ता बाहर दौड़े। तुरंत पुलिस को कॉल किया गया। खुदकुशी करने वाले कार्यकर्ता ने अपने सीने पर मोदी का टैटू बनवा रखा है। इससे साफ लगता है कि ये कार्यकर्ता मोदी का कट्टर समर्थक है। फिलहाल कार्यकर्ता की हालत गंभीर थी। अब तक बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। यूपी के प्रतापगढ़ में राहुल ने चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि देखना मजा आएगा। आज की रैली से क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है? बहुत बड़ी रैली है, अच्छा लगा है। अभी आप देखना भैया, मजा आएगा। यूपी के प्रतापगढ़ में राहुल गांधी ने बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कांग्रेस ने सबसे बड़ा हथियार RTI के रूप में दिया और हम लोकपाल भी लेकर आए। गुजरात में 3 मंत्री हैं जो जेल में टाइम पास करके आए, वो उनकी कैबिनेट में। कर्नाटका में बीजेपी के लोगों को भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं की सोच है कि देश को एक नेता चलाता है। वो कहते हैं कि गुजरात को हमने यहां खड़ा कर दिया है। राहुल ने कहा कि गुजरात को वहां की महिलाओं ने खड़ा किया। राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ शिवसेना पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में यूपी और बिहार की जनता के ऊपर अत्याचार होता है, उन्हें भगाया जाता है। अपने भाषणों में राहुल गांधी बीजेपी पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी मार्केटिंग के मामले में कांग्रेस से आगे है, लेकिन काम के मामले में कांग्रेस आगे है। राहुल गांधी ने यूपी के लोगों को कांग्रेस की सरकार आने पर विकास के सपने दिखाए। उन्होंने कहा कि जिस दिन यूपी में कांग्रेस की सरकार आ गई, उस दिन न सिर्फ महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, बल्कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से लोग रोजगार के लिए यूपी आएंगे। प्रतापगढ़ में रैली के बाद राहुल गांधी बेधड़क भीड़ में जा घुसे और लोगों से मिले। भीड़ और उनके बीच बैरिकेड लगाई गई थी, लेकिन वो बैरिकेड फांदकर लोगों के बीच जा पहुंचे और उनसे बातचीत की। इससे पहले मध्य प्रदेश के मंडला में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आदिवासी महिला मजदूरों के साथ मुलाकात की। राहुल गांधी ने तेंदुपत्ता चुनने वाली इन महिलाओं की समस्याएं सुनी और इनके सामने अपनी बात रखी। राजस्थान के बाड़मेर से टिकट नहीं मिलने से बागी तेवर अपनाने वाले जसवंत सिंह ने अपनी ही पार्टी बीजेपी पर निशाना साधा है। जसवंत ने कहा कि अब असली और नकली बीजेपी के बीच लड़ाई है। हमारे सामने चुनौती जो है वह असली बीजेपी और नकली बीजेपी के बीच है, और इस असली और नकली का जो अंतर है वह मैं निर्णय नहीं करूंगा, वह जनता ही निर्णय कर सकती है। आहत जसवंत सिंह ने बीजेपी आलाकमान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी का अतिक्रमण हो गया है और अब पार्टी के संविधान से उलट फैसले लिए जाते हैं। बीजेपी पर अतिक्रमण सा हो रहा है और इस अतिक्रमण को हटाने का एक ही तरीका है, और वह तरीका है कि हम फिर लोगों से जाकर ही पूछें कि इस अतिक्रमण को कैसे हटाया जाए। बाड़मेर से टिकट नहीं मिलने पर जसवंत सिंह इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो बाड़मेर में समर्थकों से बात कर 24 मार्च को निर्दलीय पर्चा भी भरने वाले हैं। उधर जसवंत सिंह की नाराजगी पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक टिकट से किसी का सम्मान तय नहीं होता। उन्होंने कहा कि जसवंत वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी उनका कहीं और इस्तेमाल करेगी। मैं समझता हूं किसी की प्रतिष्ठा और किसी के सम्मान का मूल्यांकन केवल टिकट के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इन सब सारी चीजों से श्री जसवंत सिंह जी पूरी तरह से परे हैं। हालांकि खबर यह भी है कि जसवंत सिंह को बता दिया गया है कि बाड़मेर से उम्मीदवार बदला नहीं जाएगा। सूत्रों से खबर है कि राजनाथ सिंह ने जसवंत से बात की और उन्हें बताया कि प्रत्याशी बदलने का सवाल ही नहीं उठता।
दरअसल जसवंत ने बाड़मेर से टिकट की मांग की थी और न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की वो धमकी भी दे चुके थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार करते हुए कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट दे दिया, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। हालांकि जसवंत सिंह को मनाने के लिए बीजेपी चारा भी फेंक रही है। सूत्रों की माने तो जसवंत सिंह के विधायक बेटे मानवेंद्र सिंह को राजस्थान सरकार में मंत्री पद देने की बात भी कही गई। बाड़मेर से जसवंत सिंह को टिकट न मिलने से भड़के उनके समर्थकों ने जैसलमेर के बीजेपी दफ्तर पर ही कब्जा कर लिया। जसवंत समर्थकों ने बीजेपी के फैसले पर सवाल उठाए और कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट देने का विरोध किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कहा है कि वो पार्टी के आदेश के मुताबिक झांसी से ही चुनाव लड़ेंगी। उमा ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी थी। झांसी से लड़ना चाहती है, लड़ेंगी? नहीं, मुझे कोई पार्टी ने जो घोषणा कर दी उसको मैं क्यों पलटूंगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को क्या हो गया है और आप लोग क्यों इन चीजों को खोजते फिर रहे हैं पूरे समय। मैंने राजनाथ जी को कोई पत्र नहीं लिखा, मैं कह चुकी, लिखित में कह चुकी ये बात। दरअसल ये खबरें आई थीं कि उमा भारती झांसी से चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है और उन्होंने राजनाथ को चिट्ठी लिखकर भोपाल से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि उनका कहना है कि ये बातें बेबुनियाद हैं। नरेंद्र मोदी अभी पीएम बने भी नहीं कि डिप्टी पीएम के लिए वकालत भी शुरू हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली को भावी उप प्रधानमंत्री बता दिया। अरुण जेटली के प्रचार के दौरान प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि जेटली डिप्टी पीएम बनेंगे और देश का खजाना संभालेंगे, यानी वित्त मंत्री बनेंगे। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਕੱਲਾ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। हालांकि जेटली ने बादल के बयान पर कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी बातें कह दी जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी पद के दावेदार नहीं हैं। It's a storm in a teacup. Everybody knows that these are comments made in the course of a campaign. And as I have said, I've never been looking for positions. जेटली को डिप्टी पीएम बताने वाले बादल के बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कि सपने देखने का हक सभी को है। सपने देखने का अधिकार सबको है। प्रकाश सिंह बादल भी सपने देख सकते हैं। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन हो, ये प्रकाश सिंह बादल नहीं तय करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी बादल के बयान पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि ना तो बादल का सपना पूरा होगा, ना ही जेटली का और ना ही नरेंद्र मोदी का। गाछ पर कटहल, ओठ पर तेल मल रहे हैं लोग, कभी भी इनका सपना पूरा नहीं होगा। आरएलडी नेता अमर सिंह ने भी जेटली की शान में कसीदे पढ़ डाले। अमर सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मोदी की जगह जेटली पीएम बने और पीएम पद के लिए वो मोदी को कड़ी टक्कर दें। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए आडवाणी का समर्थन करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आडवाणी का अपमान करके बीजेपी ने ठीक नहीं किया। शिवसेना ने बीजेपी के आला नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब मोदी, राजनाथ और जेटली को उनकी पसंद के मुताबिक सीट मिल सकती है तो आडवाणी को क्यों नहीं। उन्होंने कहा आडवाणी के साथ जो हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी गई थी। सामना में आगे लिखा गया है कि देश में भले ही मोदी का असर दिख रहा हो, लेकिन अभी आडवाणी युग का अंत नहीं हुआ है। आडवाणी को दरकिनार करना बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। उन्होंने इससे बड़ा नुकसान होने के संकेत दिए। शिवसेना ने कहा कि आडवाणी का नाम उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में होना चाहिए था, जिस पर राजनाथ सिंह ने सफाई दी है। पहली लिस्ट में तो मुझे भी नहीं दिया गया। पार्टी अध्यक्ष हूं, पहली लिस्ट में मोदी जी को भी नहीं दिया गया। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पहली लिस्ट में सुषमा जी को भी नहीं दिया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा है, पहली लिस्ट में से अरुण जेटली को भी नहीं दिया गया। बीजेपी ने बिजनौर में अपना लोकसभा उम्मीदवार बदल दिया है। राजेंद्र सिंह से टिकट वापस लेकर भारतेंदु सिंह को बिजनौर से उम्मीदवार बना दिया गया है। भारतेंदु को टिकट मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। भारतेंदु को टिकट मिलते ही राजेंद्र के समर्थकों ने भारतेंदु समर्थकों पर हमला बोल दिया। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, गाड़ियों के शीशे टूट गए। बिजनौर लोकसभा प्रभारी को भी चोटें आई हैं। राजेंद्र सिंह ने कल लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भी दाखिल किया था, लेकिन अचानक से उम्मीदवार बदले जाने से उनके समर्थक सख्ते में है। राजेंद्र को टिकट मिलने से भारतेंदु नाराज चल रहे थे।
भारतेंदु सिंह बिजनौर के विधायक हैं और मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी हैं। इसी आरोप में वो 2 दिन हवालात के अंदर रह चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके पार्टी ने भारतेंदु पर भरोसा जताया है। वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। उन्होंने कहा कि नीति के लिए राजनीति में आया हूं, देश को बेहतर हाल में लाना है। जेडीयू से इस्तीफा देने वाले और नीतीश कुमार के करीबी एनके सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहज़ा इल्मी के भाई डॉक्टर एजाज इल्मी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के आवास पर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के प्रचार में भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान मनीष तिवारी से नाराज है। मनीष तिवारी की जगह रवनीत सिंह बिट्टू को लुधियाना से कांग्रेस का टिकट दिया जा सकता है। पूर्व फिल्म अभिनेत्री और मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से कांग्रेसी प्रत्याशी नगमा ने भी नामांकन भरा है। शुक्रवार को नगमा जरूरी कागज पूरे नहीं होने की वजह से नामांकन नहीं कर पाई थी, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो जीत को लेकर 101% आश्वस्त हैं। गडकरी का मुकाबला आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अंजलि दमानिया से होगा। वहीं नागपुर से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अंजलि दमानिया ने भी लोकसभा से नामांकन किया। अंजलि खुद गाड़ी चलाकर नामांकन करने पहुंची। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। मनोज तिवारी पूरे लाव लश्कर के साथ पर्चा भरने पहुंचे। मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के जेपी अग्रवाल और आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार से है। साउथ दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार रमेश विधूड़ी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा। विधूड़ी का मुकाबला कांग्रेस के रमेश कुमार और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र सहरावत से है। गाजियाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। राज बब्बर का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार वीके सिंह और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शाजिया इल्मी से है। उधर हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार और सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन किया। उनका नामांकन कराने खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र 26 मार्च को जारी होगा। पहले ये मैनिफेस्टो 21 मार्च को ही रिलीज होना था, लेकिन तब इसे स्थगित कर दिया गया और अब 26 मार्च को पता चलेगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली में 26 मार्च को चुनावी रैली करेंगे। ये रैली शास्त्री पार्क में होगी। दिल्ली में 7 सीटों के लिए 10 अप्रैल को चुनाव होना है और मोदी प्रचार में कोई कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहते। इलाहाबाद में देश भर से जुटे किन्नरों ने एक सम्मेलन कर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को समर्थन देने का ऐलान किया। इनके मुताबिक मोदी के अंदर पीएम बनने के सारे गुण मौजूद हैं। पूर्व क्रिकेटर और मुरादाबाद से कांग्रेस सांसद मोहम्मद अजरुद्दीन राजस्थान के टोंक पहुंचे। इस बार कांग्रेस ने अजहर को राजस्थान के सवाई माधोपुर सीट से मैदान में उतारा है। कार्यकर्ताओं ने अजहर का जोरदार स्वागत किया। बिजनौर में आरएलडी प्रत्याशी जयाप्रदा के खिलाफ जन मोर्चा पार्टी ने भोजपुरी अभिनेत्री सुमन नेगी उर्फ शब्बो को मैदान में उतारा है। नेगी ने जयाप्रदा को बूढ़ी बताते हुए कहा कि उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से आरएलडी प्रत्याशी अमर सिंह ने कहा है कि अगर पार्टी सुप्रीमो अजीत सिंह कहेंगे तो वो मुलायम सिंह और हेमा मालिनी के खिलाफ भी चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं। कानपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार और कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बीजेपी उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर लगे कोयला घोटाले के आरोप साबित हो गए तो राजनीति छोड़ दूंगा। अपने प्रचार अभियान को जारी रखते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के फरीदाबाद में रोड शो किया। फरीदाबाद के अलावा केजरीवाल का बल्लभगढ़, पलवल और मेवात में भी लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है। फरीदाबाद में केजरीवाल का विरोध हुआ। यहां सेक्टर 37 के लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने उनके कामकाज के रवैये पर सवाल उठाते हुए ये विरोध किया। वाराणसी में अस्सी घाट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। यहां जनसंपर्क अभियान में जुटे पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि बाद में मामला सुलझ गया। केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि घोटाले की मॉनिटर करने वाला सुप्रीम कोर्ट आखिर गुजरात दंगा केस का मॉनिटर क्यों नहीं कर सकता। कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, तभी वो पत्रकारों के सामने नहीं आते और सवालों के जवाब से बचते हैं।
सिब्बल ने देश में मोदी की लहर होने के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर मोदी की हवा है तो फिर बिहार में रामविलास पासवान से गठबंधन करने की जरूरत क्यों पड़ी। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने संघ को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो आरएसएस के लोगों ने जश्न मनाया था। 1 करोड़ में चुनाव लड़वाने की बात करने के मामले में बीजेपी नेता और भोपाल के सांसद घिर गए हैं। चुनाव आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए भोपाल के कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस बारे में आयोग में शिकायत की थी। दरअसल कैलाश जोशी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो फोन पर किसी व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए के बदले चुनाव लड़वाने की बात करते दिख रहे थे। कांग्रेस ने ही ये वीडियो जारी किया था। हालांकि कैलाश जोशी ने इससे किनारा कर लिया। फैसला चुनाव आयोग लेगा। अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। केजरीवाल ने मांग की थी कि मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी को 1 अप्रैल से गैस के बढ़े दाम नहीं मिलने चाहिए। केजरीवाल ने ट्वीट कर चुनाव आयोग का आभार जताया है। उन्होंने लिखा है कि उम्मीद है आयोग यूपीए सरकार को गैस के दाम $4 से $8 करने नहीं देगा। उन्होंने ये भी लिखा है कि यूपीए की कीमत $8 करना चाहती है यूपीए सरकार। गुरुवार को इंडिया न्यूज के शो किस्सा कुर्सी का में तोड़फोड़ करने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली के एक कोर्ट ने सांसद धनंजय सिंह को 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। पिता की बीमारी के ग्राउंड पर उन्हें बेल मिली है। नाबालिग की यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जोधपुर जेल में बंद आसाराम को दर्द की शिकायत थी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दरिंदगी देखने को मिली है। यहां मालवीय नगर इलाके में अफ्रीका के कांगो की विदेशी लड़की ने 2 लड़कों पर घर में घुसकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया। हौजरानी इलाके में किराए पर रहने वाली 20 साल की लड़की ने आरोप लगाया कि शुक्रवार की दोपहर कपड़ा बेचने वाले 2 लोग उसके घर आए और कपड़ा दिखाने के दौरान ही दोनों ने उसे घर के अंदर खींच लिया और उसका गैंगरेप किया गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में 5 दरिंदों ने एक लड़की को नशीली चीज खिलाकर उसके साथ कार में गैंगरेप किया। महाराष्ट्र के ठाणे में चलती ट्रेन में एक टीसी ने महिला के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद पीड़ित महिला ने आरोपी टीसी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। गुजरात के मेहसाणा में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों में एक ही परिवार के 2 सगे भाई भी शामिल हैं। मेरठ में एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार भाई बहन को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शॉर्ट सर्किट से एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर धू-धू कर जल उठा। मुंबई से सटे नाला सोपारा में लोकल ट्रेन में एक शख्स ने एक 50 साल की महिला पर चाकू के साथ हमला कर दिया। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स की चाकू से गुदी लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जीआरपी लाश की शिनाख्त नहीं कर पाई है। गाजियाबाद में हिंडन नदी में 2 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। एक लाश करीब 30 साल की महिला की है, जबकि दूसरी लाश करीब 8 साल के बच्चे की है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े मुकेश शर्मा नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। गाजियाबाद में डीएम दफ्तर के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शख्स को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ जारी है। मुंबई के बांद्रा में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर लाखों की चोरी का आरोप है। झारखंड के बोकारो में पुलिस ने जंगल से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। चुनाव नजदीक आते ही कच्ची शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। यूपी के मैनपुरी में क्राइम ब्रांच की टीम ने 1 दर्जन शराब की भट्टियों को तोड़कर हजारों लीटर जहरीली शराब जब्त की। अजमेर में अहमदाबाद मेल के जनरल कोच में एक नवजात लावारिस बच्ची मिली है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर यात्रियों ने आरपीएफ को इस बात की खबर दी। दिल्ली के पीतमपुरा में दिल्ली हाट में प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत दर्ज की है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल छा गया। भारत की जीत में विराट कोहली ने अहम रोल निभाया। पाकिस्तान पर जीत में सुरेश रैना का भी जबरदस्त योगदान रहा। 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट हासिल करने वाले अमित मिश्रा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। T20 वर्ल्ड कप में भारत का अगला मुकाबला पिछली बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज के साथ होगा। मलेशियाई विमान का मलबा अभी तक नहीं मिल सका है। ऑस्ट्रेलिया ने विमान की तस्वीरें जारी की थी।
3 महीने का पैरोल खत्म होने के बाद संजय दत्त पुणे की यरवडा जेल वापस लौट आए हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा नजर आ सकती हैं। करण जौहर की आने वाली फिल्म शुद्धि में एक बार फिर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी नजर आ सकती है। जब तक है जान के बाद शाहरुख खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आ सकती है। फिल्म क्वीन में कंगना रनौत की एक्टिंग से महानायक अमिताभ बच्चन बेहद प्रभावित हुए हैं। आगरा में सिंगर मीका के गानों पर लोग देर रात तक झूमते रहे। महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स के नए गाने को जारी किया गया है।